नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मसला बहुत लंबे समय से टलता आ रहा है, लेकिन मोहन सरकार ने जिस तरह से हाल ही के दिनों में कुछ कोशिशें की, उसके बाद यह लग रहा था कि अब सब चीजें रास्ते पर आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी थी और यह कहा था कि 24 तारीख से यानी कि पिछले कल से डे टू डे सुनवाई हम करेंगे और जब तक फैसला ना आ जाए हम रोज इस पर सुनवाई करेंगे। सभी को लग रहा था कि फैसला आने को है, लेकिन हुआ क्या 24 तारीख को एक बार फिर डेट आगे बढ़ गई है डे टू डे सुनवाई की, क्योंकि कहा यह जा रहा है, कोई कह रहा है कि सपाक्ष ने वक्त मान लिया, सपाक्ष की तरफ से कहा जा रहा है हमने वक्त नहीं मांगा, सरकार ने वक्त मांगा है, लेकिन इस सबके बीच में यह इंतजार और लंबा हो गया है। अब सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल यह भी कह दिया कि हम तो तैयार हैं, आप तैयार नहीं हैं, तो आखिरकार तैयारी अभी तक इतने सालों तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। और दूसरा सवाल यह है कि आखिरकार न्याय कब मिलेगा प्रदेश के ओबीसी वर्ग हो या दूसरे वर्ग, उन सबको। सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा फैसला आए जिसमें सबको लगे कि उनका फायदा हुआ है, इसलिए थोड़ा इंतजार करके आराम से हमें आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस कह रही है बीजेपी की पुरानी स्टाइल है, ऐलान कर दीजिए और मामले को कोर्ट में अटका दीजिए। इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इस पर किस तरह से पलटवार कर रहे हैं कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। हमारी सरकार हर वर्ग को लेके चलना चाहती है। कल भी न्यायालय के सामने हमने सामूहिक रूप से सभी वर्गों के साथ बैठक करते हुए, जैसे सर्वदलीय बैठक की थी, सभी दलों के साथ मिलकर के अपनी सरकार की तरफ से पक्ष रखने का भी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज आ गए हैं तो हमको 8 तारीख तक इनको समेकित रूप से देखने के बाद इस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, सभी वर्गों का माननीय प्रधानमंत्री जी की उस भावना के आधार पर सबका साथ सबका विकास, उसी भाव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार निश्चित रूप से जब सबको लेके चलना चाहती तो माननीय न्यायालय भी इस बात पर गौर करते हुए जो 13% हमारे होल्ड जो बच्चे जिनको अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में उनको लाभ मिलना है, मुझे पूरा भरोसा उनको सबको लाभ मिलेगा। प्रस्ताव पास हुआ था, वो पास ये था कि एफिडेविट देंगे और 13% जो होल्ड पद है ये सबसे पहले इस पे से रोक हटे, इसकी बात करेंगे। वो सरकार के वकीलों ने नहीं की। सरकार के वकीलों ने क्या किया? सरकार के वकीलों ने फिर कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें 4 महीने बाद की डेट चाहिए। कोर्ट ने डांट लगाई कि आप ये निपटारा करना नहीं चाहते हो। वकीलों को डांट लगाई, सरकार के वकीलों को डांट लगाई और कहा कि हम इतना लंबा समय नहीं दे सकते, अगले महीने की 8 तारीख दी। इसका मतलब क्या था? कोर्ट कह रही इनको कि इतने साल से आप सो रहे थे क्या? आपने लागू क्यों नहीं किया? ये तो आपकी जिम्मेवारी थी, कानून बन गया था तो लागू करना था। ये सरकार करना नहीं चाहती, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तीनों वर्डिक्ट कोर्ट की है। और ये जल्दबाजी मत करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। गलती तो कर चुके हो आप, हम जल्दबाजी नहीं करें तो आप एक कदम आगे नहीं हटो, हम प्रेशर नहीं बनाए तो आप इतनी बात भी नहीं करो। और आइए देखते हैं आखिर सवाल क्या उठ रहे हैं। अब सवाल जो आ रहे हैं वो ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई फिर टली, आखिर कब आएगी फैसले की घड़ी? कांग्रेस ने सरकार पर लगाया मामला लटकाने का आरोप, सपाक्ष में भी कम नहीं हो रहा है रोष। सीएम मोहन यादव बोले हमारा शासन सबको साथ लेकर चलेगा, कोर्ट के फैसले से सबका भला होगा। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर रोजाना सुनवाई अटकी, लगातार हो रही देरी, किसकी गलती? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है जब लगता है कि फैसला अब हो जाएगा, अब सुनवाई रेगुलर होगी या सुनवाई का कुछ निकल कर आएगा, मामला अटक जाता है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे एक एक कर तारुफ आपका करा देता हूं। आज हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मिलन भार्गव जी जुड़ रहे हैं। मिलन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
अमित जी का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर के.एस. तोमर, संस्थापक अध्यक्ष सपाक्स, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तोमर जी, आपका स्वागत है। और विजय कुमार जी, संस्थापक अध्यक्ष ओबीसी महासभा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर मैं विजय कुमार जी आपके पास आता हूं। विजय जी, आज कल से उम्मीद थी कि लगातार सुनवाई होगी, बहुत उम्मीदें थी, इस तारीख का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन फिर एक और तारीख मिल गई। क्या कहेंगे आप, और इसके पीछे गलती किसकी मानते हैं, देरी किसकी वजह क्या है? देखिए, स्पष्ट दिख रहा है, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो पक्ष है सरकार का, वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को हिस्सेदारी मिले। सरकार सुनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार है। वो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं सरकार के, उन्होंने बाकायदा जो समय मांगा है, ये स्पष्ट दर्शा रहा है कि ये केवल तारीख पे तारीख का प्रयास कर रहे हैं। 2019 से लेकर 2025 आ गया है। जो 27% आरक्षण, वो जो 52% आरक्षण हमारा मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए था, वो 27 भी आज नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है वो नाकाम है हर स्तर पर। उनकी कथनी करनी में जो अंतर है वो सब स्पष्ट दिख रहा है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कह कुछ रहे हैं, बयानबाजी कुछ चल रही है, लेकिन इनके जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो नागपुर से संचालित हैं, जो वहाँ से प्रोजेक्ट होके पूरे गाइड किए हुए हैं, वो स्पष्ट दिख रहा है कि ये ओबीसी को 70% आरक्षण देने के पक्ष में कहे जरूर रहे हैं, लेकिन देने के पक्ष में वहाँ दिखाई दे नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं तोमर साहब के पास आता हूँ। तोमर जी, आप इस कानूनी लड़ाई को लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आप भी इसमें एक पार्टी हैं। मुझे ये बताइए, सपाक्स को कहा जा रहा है कि कोई 15,000 पन्नों का कुछ डिटेल्स रिपोर्ट मिली है, उसको आपको अध्ययन करना था, इसलिए आपने भी थोड़ा सा वक्त मांगा। क्या ये सही बात है इसमें? नहीं, वक्त तो सरकार ने मांगा है। सपाक्स के जो बच्चे हैं, जो उनके वकीलों ने तो नहीं टाइम मांगा है। टाइम तो सरकार के द्वारा ही मांगा गया है। और निश्चित ही ये रिपोर्ट जो दी गई है सरकार की ओर से, महाजन आयोग जो 1980 का था उसकी रिपोर्ट है, और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है 98, 2000 और 2006 की, जिसमें कि 50% जनसंख्या बताई गई है ओबीसी की। और इसी प्रकार से अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है 2022 की, वह दी गई। तो इनकी ये लगभग 15,000 पेज हैं। तो निश्चित ही कोई भी उसमें बहस नहीं कर पाएगा, ना पक्ष और विपक्ष कोई बहस नहीं कर पाएगा, जब तक कि उस रिपोर्ट में क्या है उसके जवाब तो देने ही होंगे। तो तब तक कोई सुनवाई आगे बढ़ भी नहीं सकती है जी। तो आपको क्या लगता है, अभी इतनी रिपोर्ट, जो तथ्य आप बार बार चैलेंज कर रहे थे, अब ये कोर्ट में मान्य हो जाएंगे? क्या आप कह रहे थे कि पहले सही सर्वे हो या जनगणना हो? तोमर जी, आप लगातार ये बात करते रहे इससे पहले भी डिबेट में। तो अब जब 3 ये महाजन आयोग की रिपोर्ट है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, इसको आप स्वीकार करेंगे या कोर्ट स्वीकार करेगा? क्या लग रहा है आपका? नहीं, ये केवल सैंपल सर्वे है, ये एक्चुअल जनसंख्या रिपोर्ट तो नहीं है। चाहे महाजन आयोग की रिपोर्ट हो या ओबीसी आयोग की है, ये सब सैंपल सर्वे है, एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है। दूसरे, इसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि क्रीमी लेयर कितना है। भाई, ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है वो तो अनारक्षित में आता है ना, वो तो आरक्षित में आता नहीं है। तो वो कितनी % है ये भी निश्चित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग को आरक्षण प्राप्त हो चुका है। अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिसको आरक्षण न मिला हो, चाहे वो SC ST वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो। और उसके बाद जो बचा हुआ वर्ग है, जो अनारक्षित जिसको कहते थे, वो अब EWS में आ गया है। तो सभी वर्ग को आरक्षण हो चुका है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं इसमें युक्तियुक्तकरण करना पड़ेगा। आज आप देखिए कि SC ST का जो आरक्षण है वह उनकी जितनी संख्या थी, जैसे मान लो मध्य प्रदेश में 36% संख्या है, तो पूरा 36% आरक्षण दे दिया गया है। जब आपने पूरा 36% आरक्षण SC ST को दे दिया है, तो निश्चित ही ओबीसी के जो हिस्से में जो आरक्षण होना चाहिए, वास्तव में वैसे ओबीसी का आरक्षण ज्यादा होना चाहिए, तो जब तक वो नहीं हो पाएगा, जब तक कि आप SC ST का जो आरक्षण है उसको आप कम नहीं करेंगे, जब तक आप युक्तियुक्तकरण नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। कोई ना कोई एक ऐसा फैसला लेना होगा सबको मिलके, कि जिसमें कि संख्या के मान से जिसकी जितनी संख्या है उसको 50-50% करके यदि कर देंगे, तो इसका बहुत ही सही, ऐसा हमेशा के लिए एक ऐसा निर्णय निकलेगा। निश्चित ही जब आरक्षण की शुरुआत हुई थी तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी 1857 में, जब उनके पैर उखड़ गए थे। तो 1882 में उन्होंने जातिगत आरक्षण शुरू किया था। और उनका जातिगत आरक्षण शुरू करने का केवल यही उद्देश्य था कि इस देश में हमेशा ही
सभी वर्ग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे और गृह युद्ध की स्थिति बनी रहे। इसी प्रकार से वो मुसलमानों को भी अलग से रखते थे और जो SC/ST के लोग हैं उनको भी आगे से पीछे से बढ़ाया करते थे। तो उनके द्वारा ही ऐसी स्थितियां की गई कि जिससे कि आगे चल के हमेशा गृह युद्ध की स्थिति रहे और जितनी संख्या है उतना आरक्षण उन्हीं ने शुरुआत की थी। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर के। अमित चौरसिया जी आपके पास। अमित जी देखिए, ये मामला फिर से फंसता दिख रहा है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट 3-3 दे दी गई है, लेकिन जो पॉइंट उठाया है तोमर जी ने कि उसमें एक तो वो आयोग की सैंपल सर्वे हैं, वो पूरी कोई सर्वे जातिगत नहीं है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद कोर्ट में वो चीज़ बहुत एक्सेप्टेबल होगी, कि इसमें ये डिटेल नहीं है कि इस OBC के जो डेटा है इसमें से कितने लोग क्रीमी लेयर से बाहर हैं। और जब तक ये स्थिति क्लियर नहीं होगी तो फिर कोर्ट को भी दिक्कत आएगी कि कैसे वो निर्धारण करे कि किस वर्ग को कितना रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए अभिलाष जी, मैं आपकी डिबेट में लगातार बैठते चला आ रहा हूँ। OBC आरक्षण हो या सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि ये सरकार की नीयत ही नहीं है आरक्षण देने की, और गारंटी के साथ ये सरकार मध्य प्रदेश की 60% आबादी को उसका आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती। ये सिर्फ लटकाने, भटकाने और उलझाने का प्रयास करती है, और सपाक्स कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बैक हैंड बन के उसका काम कर रही है। अभी मैं तोमर साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने करा। अरे साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश को आरक्षण दिया। हम जैसे अति पिछड़े समाज और वर्गों के लोगों के उत्थान की बात करिए, आदिवासी समाज हो, चाहे SC समाज हो या पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का वर्ग हो, हमारे उत्थान को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर हमको आरक्षण दिया गया। आज उस आरक्षण का लाभ हमको मिल पा रहा है। आज भी हमारे जो विद्यार्थी हैं, पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे SC के हों या ST के, उनकी स्कॉलरशिप भी बढ़ी है। तो राजनीति महाजन आयोग में ठाकुर अर्जुन सिंह जी ने हमको ये सुविधा दी कि हमको छात्रवृत्ति मिली। तो आज हम शिक्षा के स्तर पर इस स्थिति में आ पाए। लेकिन आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आज हम शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। और जहां तक बात है, देखिए सर्वदलीय बैठक करी अभिलाष जी, उस दिन भी हमारी डिबेट हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा, सभी दलों को बुलाया कि भैया अब हम जो है रास्ता साफ कर देंगे। कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप 6 सालों से सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, CLP लीडर हमारे उमंग सिंघार जी ने, कि साहब 87-13 के ऊपर तो हाईकोर्ट खुद ही याचिका निरस्त कर चुकी है यूथ फॉर इक्वलिटी की। तो आप इसको 87-13 के फार्मूले को तुरंत निरस्त करिए, इस पर तो कोई रोक ही नहीं है। आप आरक्षण दीजिए, 13% पद आपने होल्ड पे करे। मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया कि मैं बिल्कुल 13% होल्ड को अनहोल्ड करता हूं और इसको लेकर हम कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ साहब, उसके बाद MPPSC का रिजल्ट आता है, 13% पद को फिर होल्ड पे डाल दिया जाता है। तो ये छलावा बना दिया 27% आरक्षण को, जो कमलनाथ जी ने बकायदा ऑर्डिनेंस पास करके हमको एक सामाजिक न्याय हमारा सुनिश्चित किया। जो मध्य प्रदेश की 60% पिछड़ा आबादी थी, उसको 27% आरक्षण धरातल पे लाके हमको दिया। आज भाजपा सरकार ने पिछले 6 वर्षों में उसको छलावा बना दिया है साहब। लगातार हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज आप कोर्ट में रख नहीं पा रहे। 100 करोड़ रुपए की फीस आप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के और उनके एसोसिएट्स को देते हैं, और उनके ऊपर 15,000 की कॉस्ट फाइन इसलिए लगती कि वो 16 बार अपना पक्ष नहीं रख पाते कोर्ट में। अब कह रहे हैं सपक्ष की हमको रिपोर्ट नहीं मिली। अरे साहब, 1 महीने पहले आपने सर्वदलीय बैठक करी तो थी, सभी दलों को बुलाया था, जितने याचिका करता था सबको बुलाया था। तो उस बैठक में हुआ क्या, ये बताए ना तोमर साहब। तो लटकाने, भटकाने और उलझाने का प्रयास सरकार कर रही है और सपक्ष उसका समर्थन कर रही है। तो इस तरह से अगर मध्य प्रदेश की पिछड़ी आबादी को छलना ही है, और तुषार जी पास वाला राज्य छत्तीसगढ़, वहां पे भी यही बड़े आरक्षण का जो रोक लगी, तो वहां पे तो नौकरियों पे कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगी, सरकार ने नौकरियां दी बकायदा। तो यहाँ क्यों 13% पदों को होल्ड पे डाल दिया गया? ठीक है, आज बच्चे ओवर एज हो गए हैं और सरकार इसका जवाब देना नहीं चाहती है। जब कांग्रेस ने ऐलान करा पटवारी जी के नेतृत्व में कि हम सड़क से लेकर संसद तक घेराव करेंगे, तो सरकार घबराई और सर्वदलीय बैठक बुला के नोटंकी कर ली। आज क्या हो रहा है साहब, आज आप कोर्ट में फिर समय मांग रहे हैं। आप याचिकाकर्ताओं को विड्रॉल नहीं कर पाए, ये तो सरकार ही गई थी ना कोर्ट के अंदर। ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, क्यों नहीं केस वापस ले रही है? क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रही है? ठीक है अमित जी, चलिए मैं मिलन जी के पास आ रहा हूं आपके सवाल लेकर। अमित जी दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। ठीक है अमित जी, ठीक है, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। मैं मिलन जी का रुख कर लेता हूं। मिलन जी देखिए, ये मामला जिस भी सरकार के सामने रहा है, परेशानी का सबब रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में ये मामला आया और उसके बाद कोर्ट में जाके अटक गया। शिवराज जी भी इससे निकलने की कोशिश करते रहे, वो वहां पर असहज स्थिति में रहे, और अब मोहन सरकार है, नई सरकार है, वो भी हम देख रहे हैं कि जूझ रही है, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट हो या सियासी मोर्चे पर। क्या वजह है देरी की? और दूसरा सवाल ये कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जानबूझकर के आप लटका रहे हैं, उस पर क्या जवाब है?
देखिए अभिलाष जी, पूरा का पूरा मसला जो न्यायपालिका के समक्ष है, तो न्यायपालिका अपने नियम और कानून से चलती है और तथ्य तर्कों से चलती है। तो पहली बात, जो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा दशकों तक इस देश में और प्रदेश में राज करने के बाद, उन्होंने किस वर्ग के साथ क्या किया है वर्ग को अच्छे से मालूम है। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी सड़कों की राजनीति करते आए हैं, सड़कों पर ही राजनीति करेंगे और जिस प्रकार की राजनीति वो करना चाह रहे हैं, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता पसंद कर रहा है ना मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि अब राजनीतिकरण करने का इनका सीधा मंतव्य है कि इसमें अराजकता की पैदा की जाए। कोशिश खूब की जा रही है, लेकिन सरकार सीधे तटस्थता के साथ, चूंकि मामला न्यायपालिका में है, न्यायपालिका में तर्क चलते हैं, तर्कपूर्ण तथ्य के साथ सरकार बहुत मजबूती के साथ इस विषय को रख रही है। हमारे वकील भी रख रहे हैं, हमारे जनरल सॉलिसिटर भी जो हैं वो भी रख रहे हैं। लेकिन चूंकि ये राजनीति जिस मोड़ पर ले जा रहे हैं उसमें एक मत होना आवश्यक है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास भी किया कि सभी दलों को लाकर एक मंच पर इस विषय में तटस्थता के साथ एक मत जाए, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इसकी सुनवाई कर रहा है तो ये जल्द से जल्द इस फैसला आए, तो इसके लिए सरकार बहुत पक्षधर है और आगे बढ़ रही है। हमारे वकील भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि इसमें जब निर्णय आए तो उसका भागीदार, उसका जो अधिकार इस वर्ग को मिलना है वो मिले, और सबका साथ सबका विकास ध्येय वाक्य के साथ हमारी सरकारें चली हैं, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जिनको राजनीति करनी है, जो देश की जनता को राक्षस कहते हैं और जो देश की प्रदेश की जनता की किस प्रकार से खिलाफत करते हैं, हर विकास के रास्ते में अवरोध पैदा अभी कमलनाथ जी सुन लीजिए, नहीं एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अमित जी आप जब बोल रहे थे, स्पष्ट बात बताइए ना, मैं आपका व्यवधान भी डालना चाहता हूँ मिलन भाई, लेकिन आप पिछड़ा वर्ग को स्थिति स्पष्ट कीजिए आपकी सरकार की तरफ से। देखिए मंडी तो है नहीं, अमित जी की तरह आप बातचीत करेंगे। अमित जी एक मिनट, जब आप बोल रहे थे अमित जी तो सुन रहे थे मिलन जी, कुछ नहीं होगा प्लीज। आप वकील हैं, ना ही जीतू पटवारी वकील हैं। आपके पास बड़े बड़े वकील रहे जो आतंकियों के लिए रात के दरवाजे खुलवा देते कोर्ट, तो आपके वकील कहाँ चले गए वो सारे? जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कौन आपके ही तो बड़े बड़े वकील थे जो जाके रुकवाए थे, केस लगाए थे। क्या राजनीति करेंगे आप? मत दिखाइए, हमें मत सिखाइए। और जो हम कर रहे हैं जनता के समक्ष है, हम जनता की लड़ाई लड़ते आए हुए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और मजबूती के साथ आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं। और आप कितनी राजनीति कर लीजिए, ये चीखना चिल्लाना नहीं होगा, ये चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। बना दिया मध्य प्रदेश में, क्या बात? ठीक है मिलन जी को बोलने दीजिए। अमित जी प्लीज बोलने दीजिए मिलन जी को। मिलन जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, जिस पार्टी के राजनेता और प्रदेश अध्यक्ष और इनके युवराज राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को खच्चर घोड़े से तुलना करते हैं, तो घोड़ों की क्या स्थिति होगी साहब? लंगड़े घोड़े, बाराती घोड़े। अब प्रदेश की जनता की यदि चिंता होती तो प्रदेश के लिए अच्छी राजनीति करते, लेकिन भ्रमित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, और जीतू पटवारी जी को आंसू भी बहाना पड़ रहे हैं कि उनके साथ उनके कार्यकर्ता, उनके नेता भी नहीं है। तो ये विपक्ष की भूमिका है। वहां जाके बैठक में इन्होंने हामी भरी और बैठक के बाद जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है अभिलाष जी, ये नहीं होनी चाहिए, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। ठीक है, मैं वापस आता हूं जल्दी से विजय कुमार जी के पास। विजय कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले अपनी बात पूरी कर लें, फिर सवाल लेता हूं मैं। जी, मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से ये निवेदन है कि जब 18/105/2021 की याचिका खारिज हो चुकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ये कह चुका है कि हमारे तरफ से कोई होल्ड नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ये अपना स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको होल्ड क्यों नहीं करते, अनहोल्ड क्यों नहीं करते हैं? भाई हमारे बच्चे जब होल्ड में डले हुए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट कह रहा है कि आप हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, आप तो केवल सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे हैं और केवल तारीख कर रहे हैं। आपका अटॉर्नी जनरल खुद बोल रहे हैं हमको समय चाहिए। जब फिक्स हो चुका था, पी विल्सन जी ने, उन्होंने खुद स्पष्ट कहा कि हम 27% पे बहस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो ये हो रहा है कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में सबसे ज्यादा पिस रहा है वो केवल ओबीसी वर्ग पिस रहा है। आप समझ सकते हैं कि 13%, 87,000 से ऊपर बच्चे हमारे होल्ड पे हैं, कभी एनएफएस के नाम पर, कभी ओपन मेरिट के नाम पर, कभी स्कॉलरशिप के नाम पर हमारे बच्चों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है और यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। मेरा आप लोग दोनों से निवेदन है कि जब 18/105 की याचिका खारिज हो चुकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई अनहोल्ड नहीं है। प्रशांत सिंह, इनके ही महाधिवक्ता, इन्होंने अभिमत दिया जीएडी को और उन्होंने उनके अभिमत के आधार पर ही 13 का फार्मूला लागू हुआ। आप समझ सकते हैं कि अभी दोबारा यदि चाहती सरकार, मोहन जी चाहते हैं तो वो एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर वो 13% होल्ड जो हमारे बच्चे हैं उनको अनहोल्ड कर सकते हैं, उनको ज्वाइन दे सकते थे। लेकिन चूंकि इनकी मनसा यहाँ पर नहीं है, उनकी मनसा कथनी करनी दिख रही है, सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। भाई सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर लड़ रहा है, बच्चे 6
साल से आंदोलन कर रहे हैं, तब जाके आज ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना कर रहे हैं, तब जाके ये वहाँ पे बात कर रहे हैं। भाई 15,000 जो पेजों की है, भाई नगरीय निकाय में 2022 में स्पष्ट आरक्षण हुआ था। मैं तोमर साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ कि उसमें बाकायदा गाँव-गाँव जाके सर्वेक्षण हुआ है और 35% की वहाँ पर रिकमेंडेशन किया हुआ है, 35% की रिकमेंडेशन की है। आज हमको 14% पर रोका हुआ है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अन्याय करना खुलेआम सबको इस पर दिख रहा है कि भाजपा की कथनी करनी में स्पष्ट है। वहाँ के अटॉर्नी जनरल वहाँ पे समय मांग रहे हैं, वो खुद चाहते हैं तारीख पर लगती रहे। ठीक है तोमर साहब, आप देखिए ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि आप सरकार के साथ मिले हुए हैं इस पूरे मामले को लटकाने को लेकर, क्या कहेंगे आप कांग्रेस से? नहीं, ये इस प्रकार के आरोप तो खैर गलत हैं। इस प्रकार के आरोप कोई भी लगा देना, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कांग्रेस वालों से, जब मैं तो यही पूछना चाहता हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि जब पदोन्नति में आरक्षण वाली जब बात आती है तो और ओबीसी वर्ग के लोग जब पदोन्नति नहीं पाते हैं तब कहाँ चले जाते हैं ये लोग, तब ओबीसी का प्रेम कहाँ नहीं आता है। और जब एट्रोसिटी एक्ट मैक्सिमम ओबीसी के ऊपर लगता है तब कहाँ चले जाते हैं लोग, तब तो कोई आते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज आपके पास सही जो पॉपुलेशन का जो डाटा है वो सही आपके पास पॉपुलेशन का डाटा नहीं है। और यदि सेंसस का देखें तो 2011 के सेंसस में जो पॉपुलेशन जो बताई गई है मध्य प्रदेश में 41.5% संख्या जो है ये ओबीसी की है। और इसी प्रकार से पूरे देश में देखें तो 44% संख्या ओबीसी की है। निश्चित ही ओबीसी का आरक्षण जरूर बढ़ना चाहिए, सपाक्ष कहीं विरोध नहीं करती है कि ओबीसी का आरक्षण ना बढ़े, लेकिन उनका आरक्षण जब आपने एससी एसटी को दे दिया है तो जब तक आप उनसे वापस नहीं लेंगे तो कैसे इनका बढ़ पाएगा। तो ये तो देखिए तोमर साहब, ये तो आप कह रहे हैं ना कि तोमर जी, ये आप कह रहे हैं कि उनसे वापस लीजिए, ये तो ना कोर्ट ने कहा है ना कहीं लिखा हुआ, ये तो आपका मत है चाहते हैं मुद्दे से। जी आप कह रहे हैं ये बात, और ये तो आपको करना नहीं तो आप 100% आरक्षण नहीं कर सकते ना। ठीक है, आप 100% आरक्षण तो नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, इसकी जितनी संख्या 100% तो नहीं कर सकते। जब एक तरफ आप 100% 10% ईडब्ल्यूएस बढ़ा तब नहीं बढ़ा, और उसके बाद आप मेरिट में भी दे रहे हैं, तब नहीं बढ़ा, बाकी लोगों के ऊपर तो असर पड़ेगा उसका। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से, सही बात को आप नहीं समझेंगे तब तक ओबीसी का आरक्षण बढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब विजय जी एक चीज बताइए, ये जो क्रीमी लेयर वाला पेज है और जो होल्ड की बात जो कर रहे हैं ये 87-13-13 है। हाँ, ये होल्ड जो है 87-13-13 है साहब, मतलब इसमें ओबीसी के भी होल्ड पे हैं। हाँ। और बाकी के लोग उनके भी 13% होल्ड पे हैं। ये दोनों के हैं। यही प्रशांत सिंह की चालाकी थी, 87-13-13 यही प्रशांत सिंह की चालाकी थी जिसका दंश हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे झेल रहे हैं। ये प्रशांत सिंह की यही थी, जीएडी में जो अहमद दिया था 87-13 वाला। हाँ। उसी की वजह से आज हमारे बच्चे होल्ड में डले हुए हैं। विजय जी आपने सुना क्या 13% के चुका है? विजय जी सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए आप। 13% तोमर साहब कह रहे हैं कि ओबीसी के भी अटके हुए हैं और 13% जनरल के भी पद अटके हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, गलत कह रहे हैं वो। देखिए 27% के हिसाब से 14% अभी लागू दिया हुआ है और कई सारी भर्ती ऐसी है जिसमें 27% दिया हुआ है। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनके अंदर 13% होल्ड किया हुआ। और इसका मुख्य कारण है कि 18/105/2021 की जो याचिका थी जो वो खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ये कह चुका है स्पष्ट रूप से कि भाई हमारी तरफ से कोई होल्ड नहीं है। ठीक है, जीएडी में अहमद देते हैं प्रशांत सिंह जी। ना आप एक ही चीज को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। ना समय खत्म होता है विजय जी, एक ही चीज को 5 बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तोमर साहब, आप जो डेटा दे रहे हैं उस पर विजय जी इत्तेफाक नहीं रखते, वो कह रहे हैं आप गलत जानकारी दे रहे हैं। 13% से ओबीसी के पद होल्ड हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बताइए कि जो डाटा जो है जो सेंसस का डाटा है, सेंसस का डाटा है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की भारत सरकार का डाटा है जो हम डाटा बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं। सरकार के द्वारा जो सेंसस कराएगा तो उसमें डाटा ओबीसी का डाटा बताया है और इसी प्रकार से अन्य का बताया है, SC ST का बताया, लेकिन अलग अलग जाति का नहीं बताया, लेकिन एज ए होल बताया है उन्होंने जो है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। ठीक है, ये बहस अलग हो जाएगी। अमित जी के पास आ रहा हूं। 5% संख्या। ठीक है, अमित जी आपके पास आ रहा हूं। अमित जी देखिए, ये मामला चूंकि अब कोर्ट में है और जाहिर सी बात है कि कोर्ट जिस तरह से स्टांस ले रहा है इस पूरे मामले में, उसके बाद लग रहा है कि जल्दी इसका नतीजा निकल कर आएगा। पर जाहिर सी बात है कि नतीजा ऐसा होगा जो एक वर्ग को अगर खुश करेगा तो दूसरा नाराज होगा, दोनों तीनों को खुश कर पाए ऐसी स्थिति होती तो इस फैसले अब तक आ चुके होते। सबको पता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं ना कहीं नाराजगी होगी। उस वक्त फिर आप क्या वोट बैंक के हिसाब से देखेंगे, आप उस वक्त इंसाफ के हिसाब से देखेंगे कि कहां किसके साथ गलत हुआ, किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला, क्या आप कहेंगे? देखिए
अभिलाष जी, पहली बात तो ये कि वोट बैंक की राजनीति है ही नहीं। ये मध्य प्रदेश के 60% पिछड़ा आबादी के उसके सामाजिक न्याय और अधिकार की बात है। और इस बात को वोट बैंक की राजनीति में कन्वर्ट करने की और एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने की गंदी और घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी और 6 वर्ष से उसको लटका के रखा। सर्वदलीय बैठक में बुला के कांग्रेस को छला गया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी उस बैठक में थे। मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में कहा, जैसे मिलन भाई आरोप लगा रहे हैं, तो उस बैठक में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि भाई 87-13 का फार्मूला कोर्ट से भी हट चुका है और हम 13% पद को अनहोल्ड कर रहे हैं। फिर आप एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी करते हैं और उसमें 13% पद को आप फिर से होल्ड पर डाल देते हैं। एक बात। दूसरी बात, उस सर्वदलीय बैठक के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, वो उपस्थित ही नहीं होते, जबकि सारे दलों को, वकीलों को बुला लिया जाता है, लेकिन तुषार मेहता जी साहब नहीं आते हैं। एक बात, ये नियत बताता है भाजपा सरकार की। दूसरी चीज, जब सर्वदलीय बैठक के बाद में तुषार मेहता जी और सारे वकीलों की बैठक होती है और उसमें सारे याचिकाकर्ताओं को बुलाया जाता है, अब बात निकल कर आ रही है कि आपको साहब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है कि आप पक्ष नहीं रख पाने, तो साहब 2 महीने से आप कर क्या रहे थे? आपने राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पी विल्सन जी को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया। उनको 5.5 लाख रुपए प्रति हेयरिंग की आप फीस दे रहे हैं। 100 करोड़ रुपए की फीस आप पहले दे चुके हैं। उसके बाद 15,000 कॉस्ट फाइन आप पे लगती है। आप 16 बार न्यायालय के अंदर पक्ष नहीं रख पाते हैं। उसके बाद भी आरोप कांग्रेस पे। अरे कांग्रेस में तो साहब कमलनाथ जी ने एक ठोस निर्णय लिया और 27% आरक्षण को बकायदा ऑर्डिनेंस के साथ में पास करवाया। उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं होता तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये चीज टिकी होती क्या? कब की खारिज हो चुकी होती अगर हमारा कानून। चलिए ठीक है। तो मेरा मिलन भार्गव जी से आग्रह एक ही है कि आप मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की आबादी को स्पष्ट बताएं, कांग्रेस पे आरोप लगाने की जगह आप स्पष्ट बताएं कि आप 13% पद को अनहोल्ड कब कर रहे हैं। ठीक, उससे आपकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है मिलन जी, ये देखिए बार बार आरोप लगाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जब होल्ड है ही नहीं, कोर्ट ने कह दिया है, ये बात विजय जी कह रहे हैं, ये बात बार बार अमित जी भी कह रहे हैं, तो फिर इसको होल्ड रखने के पीछे कोई तकनीकी वजह, कोई लीगल ग्राउंड है क्या? देखिए अभिलाष जी, आग्रह और दुराग्रह में बहुत अंतर होता है। आग्रह में तथ्य और सही सत्य के कहीं ना कहीं करीब होता है और दुराग्रह जो भ्रमित करने वाला और चालाकी वाला होता है। कांग्रेस वही कर रही है। देखिए अभिलाष जी, पहले तो चूंकि आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे 2 साथी जो लगातार, चाहे कांग्रेस के चाहे विजय कुमार जी, बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके ये कहा वो कहा, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो नहीं जिम्मेदार, मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये पक्ष और विपक्ष बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। उनका कोर्ट कर हम भ्रमित करने का इस डिबेट में भी काम कर रहे हैं। ये तथ्य प्रमाण के साथ कोर्ट में निर्णय होते हैं और हम चाहते हैं कि निर्णय पक्ष में आए। देर और जल्दी का विषय नहीं है, इसमें जल्दी से जल्दी हो, लेकिन निर्णय पक्ष में आए और ठोस तरीके से आए। अभी आप देखिए कि अमित चौरसिया जी फीस तक आ गए। 100 करोड़ प्रमाण है कुछ क्या? ये जीतू पटवारी जी की राजनीति करते करते सड़कों पर आकर ये गंदी राजनीति मत करिए। 100 करोड़ की फीस दे दी। अरे झूठ, कहां से झूठ लाते हो भाई? उसके प्रमाण दीजिए ना कुछ अभिलाष जी से पूछिए। ना सरकार ने कब बताया? एक मिनट अमित जी, सरकार ने कब बताया? मुझे लगता है कि न्यायपालिका के विरुद्ध है और न्याय मीडिया रिपोर्ट, तो आप ये बोलिए ना मीडिया रिपोर्ट से होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो डॉक्यूमेंट दिखाए क्या कहा क्या नहीं कहा। झूठ मत बोलिए साहब। ठीक है ओबीसी आरक्षण दिला के मानेंगे, हम पक्षधर हैं, मजबूती के साथ केस लड़ रहे हैं। ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और मध्य प्रदेश के जितने युवा इससे लाभान्वित होंगे वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन भ्रमित करने वाली राजनीति से मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए ठीक है अमित जी, ठीक है छत्तीसगढ़ दे रहा है। अमित जी बोलने दीजिए, हम देंगे नहीं। अमित जी बोलने दीजिए। अमित जी ठीक है, मिलन जी को वाइंड अप करने दीजिए। कंक्लूजन रिमार्क मिलन जी, बहुत छोटा सा। नहीं बिल्कुल मिलन भाई बात रखें जी। देखिए अभिलाष जी, मैं बहुत गंभीरता के इस जिम्मेदारी के साथ चैनल पे कह रहा हूं कि सरकार पूरी पक्ष के साथ मजबूती के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है। जल्द इसमें फैसला आएगा और जो ये भ्रमित करने वाली राजनीति कर रहे हैं इनके मुंह पे तमाचा होगा। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही फैसला आ जाए। देखिए ये बात सभी कह रहे हैं कि बहुत लंबा इंतजार हो रहा है और 1-2% की वजह से अगर पिछले 8-6-7 साल से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये हम मान सकते हैं कि भाई कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाकर अपील की जा सकती है, डेटा करेक्शन किया जा सकता है, पर कम से कम जो पता है कि इतनी बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की है और उनको ये लाभ मिलना है वो मिलना चाहिए। उसके आधार क्या हो, इसको लेकर के बहस अटकी हुई है। मंशा पर कांग्रेस सरकार की सवाल उठाती रही है, अभी भी उठा रही है और सपाक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि जब तक आधार पुख्ता नहीं होंगे ये मामला कोर्ट से सुलझ
सुलझेगा नहीं। उधर जो ओबीसी से जुड़ा वर्ग है वो उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि सालों से वो इंतजार कर रहे हैं और युवा बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं मिलन जी आपका, अमित चौरसिया जी, डॉक्टर के एस तोमर जी, विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।